जी हाँ, एक तो मैं इसी में थोड़ा सा जो नाथूराम जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, उस स्टेटमेंट में से मैं उद्धृत करता हूँ। उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा था कि गांधी जी ने शिवाजी का मजाक उड़ाया और शिवाजी, राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान आत्माओं को मिसगाइडेड पैट्रियट्स बोला, जो कि उनके अहंकार को दिखाता है। और स्वयं उनको नाथूराम गोडसे जी कहते हैं कि स्वयं गांधी जी जो थे वो एक वायलेंट पैसिफिस्ट थे। ये सुनिए आप, इसका क्या है कि इसमें बहुत अच्छा अलंकार उन्होंने उपयोग में लाया है कि ही वॉज अ वायलेंट पैसिफिस्ट, जिन्होंने सच्चाई और अहिंसा के नाम पर करोड़ों लोगों को मरवा दिया, जबकि राणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की जो स्मृति है वो हमारे देशवासियों के हृदय में सदैव संचित रहेगी। यह गांधी जी के बारे में जो इन्होंने कहा है, मेरे विचार से यह स्वर्णाक्षरों में लिखकर कहीं पर सजोकर रखने की आवश्यकता है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। गांधी जी का जो झगड़ा था जिन्ना के साथ, वो भी अहंकारी तो थे। गांधी ये मानते थे कि वो एक मिनट बस, मैं जरा थोड़ा दर्शकों से अनुरोध कर दूं कि आज का ये एपिसोड बहुत लंबा नहीं चलेगा, इसलिए आप अपने प्रश्न पूछ लें, क्योंकि हम थोड़ी देर में 10 मिनट में प्रश्नों पर आ जाएंगे। जी। वो ये मानते थे कि वो जो कहें उसको आंख बंद करके सबको मानना चाहिए। उनका वाङ्मय पढ़िए, जब उनसे बहस हुई है ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को लेकर, जिस पर गांधी की बड़ी आलोचना होती है, ये गांधी ने अपनी मृत्यु जब 72-73 वर्ष की आयु में हुई, उससे 2-3 वर्ष पहले ही बंद किए थे। वो भी तब बंद किए थे कि मनु ने मना किया था। गांधी उसके बारे में कि सत्य के प्रयोग हैं या फलाना, किसी स्त्री के साथ, लड़की के साथ नग्न सोना, हो सकता है किसी व्यक्ति को ये चेक करने के लिए तरीका ये समझ में आए, मगर जिसके साथ वो, और एक और दो नहीं है, 30-32 महिलाएं हैं, उनके साथ सोते हैं, इस पर नेहरू विरोध में है, पटेल विरोध में है, सारे उनके साथ के लोग विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद गांधी इसको ऊट पटांग तर्क दे रहे हैं, इसको कभी कन्विंस नहीं कर पाते। और वो कहते हैं कि अगर तुमको इससे विरोध है, तुम इसको सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दो। ताल ठोक के, मतलब दूसरे की न सुननी, अपनी पेलनी। चित मैं जीता, पट तुम्हारे, अंटा मेरे बाप का। ये जो तर्क था अजीब। चित मैं जीता, पट तुम्हारे और अंटा मेरे बाप का, वो तो है ही मेरे घर का, किसी की मानने नहीं। आप कुछ भी कहें और इतना भयानक परिणाम। इस्लामियों को जो सबसे बड़ा टूल मिला, जिनाह, वो गांधी के कारण मिला। वो लगातार मना कर रहे थे कि मुल्ला पार्टी को मत लाओ, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस को मत झोंको। कारण उसका, उनका कहना था कि मुसलमानों के नेतृत्व का अधिकार मुल्लाओं को कभी नहीं मिला है, इनको लेजिटिमेसी नहीं मिली है इस्लामी शासन में भी, तुम्हारे कारण से मिल जाएगी और ये अनियंत्रित हो जाएंगे, सीमाहीन हो जाएगा। उसका परिणाम आया। गांधी ने अफसोस प्रकट किया अपने साथियों से कि मैंने हिंदुओं के साथ क्या किया, मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। पाकिस्तान विभाजन के पक्ष में गांधी ने सारी बातें की। विभाजन हो गया, लोग वहां से आ रहे हैं, तो गांधी कह रहे हैं वहीं रहिए, मर जाइए, प्राण दे दीजिए, इससे मुसलमानों का हृदय प्रवृत्त हो जाएगा। आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसी बेवकूफी वाली बचकानी बातें कैसे चल सकती हैं? थोड़े बहुत नहीं, लाखों लोग मारे गए। एक आकलन से न्यूनतम 40 लाख लोग मारे गए इस विभाजन में। करोड़ों लोग विस्थापित हो गए, बर्बाद हो गए। लोगों ने आकर, जो एमडीएच वाले हैं, मशहूर कंपनी, अभी उनका देहांत हुआ है मास्टर धर्मपाल जी का, ये तांगा चलाते थे, वहां से उन्होंने कार्य शुरू किया। वहां के अच्छे व्यापारी थे और यहां आकर तांगा चलाना पड़ा, इकन्नी में लोगों को लेकर जाते थे। इसका कारण
भारत का विभाजन, ऐसे करोड़ों लोग विस्थापित हो गए। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी? कभी कुछ, और उस पे 55 करोड़ रुपए दे दीजिए और उस पर कॉरिडोर बनाने की बात मजाक है, खेल है कि दो सगे भाइयों का एक छोटे से प्लॉट का झगड़ा है ये। आप इतनी हत्याओं के, इतने ज्यादा लोगों की मारे जाने पर जो कुछ हुआ उसके बारे में उसके बावजूद शर्मिंदा नहीं है। आप आग्रह से कह रहे हैं वहीं रहिए, मर जाइए। कोई सीमा है इस बात की? कोई व्यक्ति अपनी मूर्खताओं में पूरे राष्ट्र की कैसी दुर्गत कर सकता है? और ये कोई आपकी बात में थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं इसको लेके, क्योंकि गांधी वध के परिणामों पर कई बार चर्चा होती है, आपने भी थोड़ा इसके ओर इंगित किया। तो ये अवश्य कहा जाता है कि गांधी वध के कारण संभवतः हिंदू महासभा का बहुत नुकसान हुआ और एक हिंदुओं का एक प्रखर एक संगठन जो आगे नेतृत्व दे सकता था वो लगभग समाप्त सही हो गया, क्योंकि फिर वो आगे नेतृत्व दे ही नहीं पाया। लेकिन एक तथ्य लोग भूल जाते हैं जब इसका तर्क लेते हैं, जो मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, अनब्रेकिंग इंडिया, जिसकी मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, कि यदि गांधी जी जीवित रहते तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के साथ साथ एक दक्षिणी पाकिस्तान और होता। गांधी जी के कारण पटेल और नेहरू निजाम के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। ये एक ऐसा तथ्य है जिसको लोग कई बार एक तरह से इसको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक तथ्य है कि यदि उस समय गांधी वध नहीं हुआ होता तो आपके बीच में, बिल्कुल भारत के ठीक बीच में, निजाम नाम का, साउथ पाकिस्तान के नाम का एक नासूर और पल रहा होता। फिर आप क्या करते? एक और दूसरा, एक मैं कह रहा हूं कि ये आज के परिप्रेक्ष्य में देखने वाली बात है। आपने अभी बताया कि आपने गांधी वध क्यों, ये पुस्तक जो थी वो आरएसएस के पुस्तकालय में पढ़ी थी, लेकिन आज का जो संघ है वो पूरी तरह से गांधीवाद में ग्रसित हो गया। क्या इनकी बुद्धि को लकवा मार गया है, या कि आपके जो शीर्ष नेतृत्व जो है वो एक प्रकार से मैं कहूँ कि वहां पे कोई बुद्धि का कोई काम नहीं रह गया, वहां कोई बुद्धिजीवी नहीं बचा। और जब साध्वी प्रज्ञा ने ये कहा कि गोडसे जो हैं उन्होंने हत्या अवश्य की थी, जिसका उनको अपराध था, उसका उन्हें दंड मिला, लेकिन वो देशभक्त थे, तो इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आक्षेप किया कि मैं इनको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कौन सा तर्क है? ये कौन सी बुद्धिशीलता है? ये अब से नहीं है और पुरानी बात है। गांधी वध हुआ, उसके बाद संघ पर बैन लगा और संघ को अपना एक ट्रस्ट, भारत में सोसाइटी उसी समय बनी, उस सोसाइटी एक्ट के अंदर संघ को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, नियम बनाने पड़े, नियमावली देनी पड़ी। उसमें एक चीज और है, हम इससे दूर हैं ये दिखाने के लिए एक मजेदार काम और किया गया जो उसी काल में हुआ है। संघ की जो ओटीसी हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग होती हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर नागपुर में होती है। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इन्हीं में या कभी कभार कार्यालयों में प्रातः स्मरण दोहराया जाता है। प्रातः स्मरण में भारत के महापुरुषों के, सन्यासियों के, संतों के, इसके उसके सबके नाम हैं, सेनानियों के वगैरह। उसमें गांधी का नाम भी कई बार हम लोगों ने, और मैं सेकंड ईयर मैंने किया, और मैं कानपुर से प्रथम वर्ष सेकंड ईयर तब किया था जब उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश दो प्रांत थे और बिहार पहली ओटीसी थी। ये तीनों की एक साथ सम्मिलित ओटीसी लगी थी। तो ये गट में प्रातःकरण पढ़ा जाता है। जो व्यक्ति पढ़वाता है, एक स्वयंसेवक खड़ा होके, शिक्षक पढ़वा रहा है, पूरी सारा का सारा गट गांधी के नाम पे मौन होता था, कोई नहीं बोलता था। कारण कि ये पुस्तक हर कार्यालय में थी, सबने पढ़ी है और सब कन्विंस थे। तो गांधी के नाम पर हम प्रातः स्मरण में उसका नाम डाल तो दिया और कहते हैं कि बाबा साहब आप्टे ने या इनमें से किसी ने डाला था, मगर हम नहीं बोलते। ये एक
अजीब सी बात है, और उसका कारण कई बार किसी दिन और चर्चा करेंगे। संघ के वरिष्ठ जो चलाने वाली बॉडी है उसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, उनमें से एक है स्वयंसेवक ऐसा नहीं हो सकता कि मोहन राव, जो मैं कह रहा हूं उस बात से मोहन राव कन्विंस ना हो। मोहन राव तो वो पहलवान है जिन्होंने हम जैसे अखाड़े में बच्चे पैदा बनाए हैं, ट्रेंड किए हैं। सबको पता है, सब सत्य जानते हैं, इवन मोदी जी भी सत्य को जानते हैं। मोदी जी के पुराने स्पीचेस सुनिए, वो हिंदू राष्ट्र के प्रति बड़े खरी बात करते हैं, मगर सत्ता में आने के बाद कुछ एक अपराध बोध जैसा, शत्रु बोध नहीं एक तो, और दूसरे जो हमारा शत्रु है उससे हम लेजिटिमेसी चाहते हैं, वो हमें अधिकृत कर दे, वो हमारे कंधे पर हाथ रखे कि हाँ भले आदमी है तो हम भले आदमी हो जाएंगे। शत्रु से क्या है कि अरे जिसके जूते मारने उससे लेजिटिमेसी काहे की ढूंढी। मगर ये अपराध बोध संघ में, भाजपा में है, और इसमें बदलाव आ रहा है। हम सब लोग, आप लोग और सब लोग जो दबाव दे रहे हैं उसके कारण से बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, मगर ये गड़बड़ तो है। मोदी जी को मैं हिंदू राष्ट्र सिखाऊंगा इसका कोई मतलब नहीं है, वो खलीफा लोग हैं, हम तो बिल्कुल बच्चे हैं, सब जानते हैं इस बात को। मगर सार्वजनिक रूप से बोलने में समस्या क्या है? हम कह रहे हैं ना, ऐसे ही और सारे लोग भी बोलते हैं, व्यक्तिगत बातचीत में सब बात होती है, मगर सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बोल सकते? क्या होगा? शत्रु हमें आहत करेगा, वो तो कर ही रहा है, उसका वोटर हमारा वोटर नहीं बनेगा। तो हमें समस्या क्या है? अपने पक्ष में दृढ़ता से बात कहने की, नैरेटिव सेट करना, नैरेटिव बिल्डिंग ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आप तय समझिए, मैं इस वक्त 60 वर्ष का हो गया हूं, मैं ट्रेनों में भी सफर किया है, बिल्कुल स्लीपर क्लास में, जो कॉमन डिब्बे होते थे उनमें भी, बिजनेस क्लास के फ्लाइट्स में भी मेरी सैकड़ों बार गांधी के बारे में लोगों से चर्चा हुई है, या लोगों में चर्चा मैंने सुनी है। मैं बैठा हूं, भाग ले रहा हूं, आनंद ले रहा हूं। मैंने कभी गांधी के पक्ष में एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं सुना है, किसी ने कभी, आज नहीं, आज से 40 साल पहले भी कभी मैंने नहीं सुना, एक ने भी। गांधी से मिलता जुलता एक और शब्द है उत्तर प्रदेश का, जिसे कायर के संदर्भ में उपयोग किया था, हमेशा वो शब्द लोगों से मैंने सुना है, कोई नहीं बोलता। उसका कारण है कि गांधी के इस्लामी तुष्टीकरण को, इस्लाम के तलवे चाटने को कोई भी सही नहीं ठहराता। हम पाकिस्तान का विभाजन नहीं जानते होंगे, गांव के किसान हैं, हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, मगर हमारे मोहल्ले में या हमारी कॉलोनी में या हमारे गांव के पास के जो इस्लामी गांव के लोग हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं वो तो प्रत्यक्ष है हमें। ये विष तो नसों नाड़ियों तक पहुंचा हुआ है, उसके कारण पीड़ा हम सबको होती है। लोग समझते हैं, आप इस्लाम के पक्ष में अगर बोल रहे हैं, तय समझ लिए लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे, लोग जानते हैं इस बात को। तो गांधी ये सब करते थे, इस बात का तो सबको पता है ही, हर व्यक्ति को इसकी जानकारी है, गहरे तक जानकारी है। डिटेल नहीं जानेंगे, ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को नहीं जानेगा, 55 करोड़ नहीं जानेगा, ये है, ये हो सकता है। गांधी कॉरिडोर वन के पक्ष में बात कर रहे थे, ये बात नहीं जानेगा, मगर ये सबको पता है कि इस्लाम क्या करता है। इस्लाम के प्रति एक वितृष्णा प्रत्येक हिंदू के मन में है, उसे जगाने की जरूरत नहीं है, उसकी नसों नाड़ियों में है। ये जानने जैसी बात है। सोमनाथ पर आक्रमण का कोई अधिकृत एक लाइन भी भारत के वांग्मय में कहीं इतिहास में नहीं है। सोमनाथ पर आक्रमण हुआ, इसकी जानकारी ईरान के फारसी के दस्तावेज से मिलती है, भारत के किसी भाषा में एक लाइन नहीं है, मगर श्रौत परंपरा है, सुनकर हमको मालूम है कि हमारे पूर्वजों के साथ ये हुआ है। तो उसके पक्ष में कोई कैसे हो जाएगा? गांधी ने ये किया, ये सबको पता है। तो इसलिए हमेशा इसके प्रति लोगों के मन में एक सजगता रही है, विरोध रहा है, और उस पाप की चरम परिणति थी। भारत 1300 वर्ष से 712 ईस्वी में पहला आक्रमण सफल हुआ था, 14वां आक्रमण था। हम उससे पहले से लड़ रहे हैं, 1300 वर्षों से हम जूझ रहे हैं। हमारी तार्किक सबसे भयानक पराजय 14 अगस्त 1947 को हुई, जब हमारे हिस्से काटकर अलग कर दिए गए। इससे पहले हम लगातार लड़ते थे, हारते थे, पीछे हटते थे, मारते थे, सब होता था। पहली बार यह हुआ कि हमारे टुकड़े कर दिए गए। तो इस बात को तो सब समझते हैं,
खूब समझते हैं।